नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और सीरिया में असद के अंत के बाद बनते नए समीकरणों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी टैरिफ नीति पर चीन का पलटवार, कई अमेरिकी उत्पादों पर 15% तक लगाया कर। गूगल के खिलाफ भी शुरू की जांच, 2 अमेरिकी कंपनियों को डाला संदिग्धों की सूची में। यूक्रेन को सैन्य समर्थन के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति ने रखी शर्तें, देश में मौजूद दुर्लभ खनिज संसाधन तक पहुंच की मांग। यूक्रेन ने भी दिए सकारात्मक संकेत। सऊदी अरब के बाद अब तुर्की के दौरे पर पहुंचे सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति एर्दोआन से की मुलाकात। आर्थिक समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, नए क्षेत्रीय समीकरण से भड़का ईरान। ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी कामकाज में डीप सीक के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। अमेरिकी ओपन एआई का दक्षिण कोरियाई काकाओ कंपनी के साथ समझौता। अमेरिका के सामने झुका अल सल्वाडोर, अवैध अप्रवासियों को जेल में डालने का दिया प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने पहल को सराहा, मानवाधिकार संगठनों ने घेरा। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दूसरे देशों से आयातित सामानों पर टैरिफ लगाने के कदमों का चीन ने कड़ा जवाब दिया है। अमेरिका ने जहां चीनी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया, तो वहीं चीन ने भी कई अमेरिकी सामानों पर 15% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका पर चीनी पलटवार, 15% का टैरिफ झटका। गूगल पर भी शिकंजा। सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आर्थिक नीति को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ही बदल देने पर आमादा हैं। उनके द्वारा शुरू की गई टैरिफ वार ट्रेड वार में बदलती जा रही है। चीन ने ट्रंप द्वारा ठोके गए 10% के टैरिफ पर कई अमेरिकी उत्पादों पर 15% शुल्क लगाकर करारा जवाब दिया है। चीनी वित्त मंत्रालय ने अमेरिका से आयातित कोयले और एलएनजी पर 15%, जबकि कच्चे तेल, कृषि मशीनरी और बड़ी मशीनों और पिकअप ट्रकों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही अमेरिका निर्यात होने वाले अपने कुछ प्रमुख खनिजों पर भी नियंत्रण लगा दिया है। टैक्स की ये नई दरें 10 फरवरी से लागू होंगी। इसके अलावा 2 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय कंपनियों के लिस्ट में डाल दिया गया है। साथ ही चीन की बाजार नियामक संस्था ने एकाधिकार कानूनों के संदिग्ध उल्लंघन के लिए गूगल की जांच भी शुरू कर दी है। इससे पहले ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25%, जबकि चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। मंगलवार से इस आदेश को लागू होना था, लेकिन मैक्सिको और कनाडा के साथ बनी सहमति के बाद इसे फिलहाल 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। तीनों देशों पर ट्रंप का एक आरोप समान है कि इन देशों से अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी होती है। हालांकि मैक्सिको और कनाडा पर अवैध प्रवासियों पर अंकुश नहीं लगाने का भी आरोप है। कनाडा ने पलटवार करते हुए $155 बिलियन के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी। ट्रूडो के साथ ट्रंप की हुई बातचीत में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और फेंटानिल की तस्करी पर रोक लगाने पर हुई सहमति के बाद ट्रंप ने कनाडा पर लगे टैरिफ फिलहाल टाल दिए हैं। मैक्सिको की ओर से कुछ ऐसा ही आश्वासन मिलने के बाद ट्रंप का रुख नरम पड़ा। आने वाले दिनों में ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बात कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उन्हें भी कनाडा और मैक्सिको की तरह ही राहत मिलेगी या ट्रंप अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहेंगे।
उधर ट्रंप की नजर यूक्रेन के दुर्लभ मृदा संसाधनों पर भी टिकी हुई है। उन्होंने जंग में मदद जारी रखने के बदले रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर समझौता करने की बात कही है। अभी हम इस खबर पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद विद्रोही गुट HTS के नेता अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार विभिन्न देशों के साथ अपने नए समीकरण स्थापित कर रही है। कभी सीरिया में शिया वर्चस्व वाले ईरान का काफी प्रभाव था, लेकिन नए समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि ईरान की ओर से अब सीरिया को धमकी भी मिलने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। विद्रोहियों की अंतरिम सरकार अब सुन्नी क्षेत्रीय समीकरण को साधने में जुट गई है। अंतरिम राष्ट्रपति और विद्रोही गुट HTS के नेता अहमद अल शरा ने पद संभालने के बाद सऊदी अरब की पहली विदेश यात्रा की, जहां उनका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जोरदार स्वागत किया। अब वो तुर्की के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति एर्दोआन से हुई। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल तुर्की लंबे समय से HTS को सामरिक और रणनीतिक मदद देता आया है। अब तुर्की सीरिया में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए तुर्की की योजना सीरिया में 2 सैन्य अड्डे बनाने की है। इन सैन्य अड्डों पर F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि तुर्की का ये कदम दूसरे सुन्नी देशों को नाराज भी कर सकता है। पिछले दिनों अल शरा से मुलाकात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने सीरिया के पुनर्निर्माण में भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सऊदी अरब उन देशों में से एक था जिसने सीरिया में साल 2011 में बशर अल असद सरकार के समय में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान विद्रोही समूहों की मदद की थी। हालांकि उस वक्त विद्रोही समूह सफल नहीं हो सके थे। जिस दिन अल शरा राष्ट्रपति बने उसी दिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनसे दमिश्क में मुलाकात की थी। हाल के वर्षों में क्षेत्र को लेकर कतर और सऊदी विचार अक्सर मेल नहीं खाते रहे हैं। कतर तुर्की का करीबी है जो ब्रदरहुड का समर्थक माना जाता है, जबकि सऊदी अरब ब्रदरहुड का विरोधी और मिस्र और UAE का करीबी है। अल शरा सुन्नी देशों के इन 2 धड़ों के बीच तालमेल बिठाते हुए शिया ईरान को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक सीरिया ने ईरान में अपना दूतावास तक नहीं खोला है। बदलते क्षेत्रीय समीकरण से ईरान भड़का हुआ है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी ने धमकी देते हुए कहा कि हमारे मिसाइल क्षेत्र के किसी भी दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। ईरान असद का एक मजबूत सहयोगी रहा है, लेकिन सत्ता से उनकी बेदखली ने क्षेत्र में ईरान की पकड़ को कमजोर कर दिया है।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो खबर अभी हमने दिखाई थी, खबर ये थी कि किस तरह से सीरिया के समीकरण बदल रहे हैं। कभी शिया वर्चस्व वाला जो ईरान था उसकी काफ़ी अच्छी चलती थी यहाँ पर, लेकिन अब सीरिया जो है सुन्नी वर्चस्व वहाँ पर हो गया है। तो ये समीकरण बदल रहे हैं, चाहे सऊदी अरब की हम बात करें, तुर्की की बात करें, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ जी, एक तरफ तो ये जो ईरान की जो पकड़ थी, जिसको रेजिस्टेंस फ्रंट कहते थे, उसमें ईरान स्तंभित था और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह जुड़े हुए थे वहाँ लेबनान में, हूती जुड़े थे यमन में, और सीरिया की जो रजीम थी बशर अल असद की वो साथ में थी, तो और हमास उधर पैलेस्टाइन में। तो ये एक तरह से एक फोर कॉर्नर्ड अलायंस थी जो टूट गई है। हमास की जो भी युद्ध हुआ है, गाज़ा का जो युद्ध हुआ है, उस पर यह अलायंस टूट गई है। हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गया है और बशर अल असद की जो सरकार का तख्ता पलटा गया है। हूती कमज़ोर पड़ गए हैं पहले से, और ईरान के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है अब इजराइल का जी। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो इस वक्त जीत, एक तरह से जीत वर्ड शायद सही ना हो, एक तो पलड़ा जिसका भारी है वो एक सुन्नी अलायंस का भारी है, लेकिन इसके अंदर भी दरारें हैं। जैसे आपने बात की मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है, अगर सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो वो एंटी मुस्लिम ब्रदरहुड है, हालांकि जो हमास है पैलेस्टाइन में वो प्रो मुस्लिम ब्रदरहुड है एक तरह से। और अगर ये भी देखा जाए कि ये जो इस वक्त सीरिया में हुकूमत आज की है, इसके जो लिंक्स हैं वो अलकायदा के साथ रहे हैं, और एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक टेरर स्टेट बन गई है सीरिया, और अगर एक टेरर स्टेट बन गई है तो इजराइल भी इससे नाखुश होगा। तो ये अभी भी इसमें जो है मतभेद हो सकते हैं, चर्निंग चल रही है, प्रोसेस वो खत्म नहीं हुआ है, उसके अंदर जोड़ तोड़ चल रहा है, लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है। चंद्रशेखर जी, अतुल जी, सीरिया के जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो तुर्की में मौजूद हैं इस वक्त पे, और तुर्की के साथ उनकी काफ़ी अच्छी खासी बातचीत चल रही है। और पश्चिम एशिया की हम अगर बातचीत करें तो पश्चिम एशिया में दो बड़े खिलाड़ी उभर रहे हैं, एक इजराइल और दूसरा तुर्की है। तो तुर्की के साथ संबंधों को और इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से तुर्की वहाँ पर विद्रोहियों का समर्थन करा था तुर्की ने बशर अल असद के खिलाफ। क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? देखिए, तुर्की सबसे एक अगर किसी का पलड़ा भारी हुआ है वो तुर्की का हुआ है, क्योंकि ये बहुत समय से जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोआन, वो इसके बशर अल असद के विरोध में बहुत कई सालों से रहे हैं। तो एक तरह से जब बशर अल असद की सरकार हटती है तो तुर्की की जो पकड़ है वो मजबूत होती है। तो तुर्की एक तरह से एक विनर है इस अभी तक के लिए जो घटनाक्रम हुआ है। अब लेकिन दूसरी बात यह है कि हालांकि जोलानी जो अभी वहाँ पर गए हैं, तो वो तुर्की के साथ तो पुराने संबंध हैं ही हैं, लेकिन मुझे जो बात दिलचस्प लगती है कि जो सऊदी अरेबिया और तुर्की का तालमेल अच्छा नहीं है, मतलब दोनों की राइवलरी है, तो वो भी उसको जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। जो अभी के रूलर हैं सीरिया के, वो दोनों तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरारें बहुत ही गंभीर और डीप हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक विजिट से ये पेपर ओवर होने लगा, क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि कहीं से भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इजराइल की तरफ से, सऊदी क्या करेंगे अगेंस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे आ सकती है, और तुर्की का जो बोलबाला बढ़ रहा है उससे इजराइल भी नाखुश है। तो एक तरह से अभी भी अस्थिरता इनबिल्ट है इस सिचुएशन के अंदर। अभी हम उसके पार नहीं हुए कि एक स्टेबल रेजीम आ गई है और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन की जो दौर है वो शुरू हुआ है, उससे हम अभी काफ़ी दूर है। और इस सब के बीच जो ईरान की ओर से, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से एक धमकी दी गई है सीरिया को। उनका कहना है कि जहां तक हमारी मिसाइल की रेंज है वहां हम मार कर सकते हैं। तो ईरान क्यों बौखलाया हुआ है इन नए समीकरणों से? देखिए, क्योंकि जो सीरिया की हुकूमत थी बशर अल असद की, वो अलाई था ईरान का। अब ईरान की जो पकड़ रीजन में कमज़ोर पड़ी है, हिजबुल्लाह भी कमज़ोर पड़ा है और सीरिया में तो तख्ता पलटा गया है। तो जो एक शिया नेटवर्क था, शिया क्रेसेंट कहते थे,
वो कमज़ोर पड़ा है, इसलिए बौखलाया तो है ईरान भी उसके कारण। दूसरी बात आपने जो की है वो धमकी की, मुझे नहीं लगता उस धमकी का ज़्यादा कोई असर है, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक होता है सीरिया पे तो फिर इजराइल भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने वहाँ पर 2011 में मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा था कि जो दमिश्क है, दमिश्क उससे और जो गोलान हाइट्स है जहाँ से इजराइल आ रही है, कोई वो फासला कोई 40 मिनट में पूरा किया जाता है। ठीक है तो अतुल जी, एक अंतिम सवाल आपके सामने रख रहे हैं, इसको थोड़ा संक्षेप में बताइएगा कि पहले आपसे भी कई बार हमारी बातचीत हुई है कि बशर अल असद का जो शासन था उसको कहीं ना कहीं एक सेक्युलर शासन कहा जाता था, हालांकि कई सारी उनकी जो कमियां थी वो अलग थी, और कहीं ना कहीं हम लोग ये आशंका जता रहे थे कि जब यहाँ पर STS के विद्रोहियों के नेतृत्व में अंतरिम शासन आएगा तो आगे क्या कुछ होगा, कट्टरपंथ वहाँ पर बढ़ सकता है। क्या कुछ लगा है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में आपको, किस तरह से ये जो शासन है ये आगे बढ़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोई इन्होंने बात की है, हालांकि वेस्ट इनको सपोर्ट कर रहा है जो आजकल के हिसाब से, लेकिन जो कट्टरपंथ का सवाल है मुझे लगता है कि उसका खतरा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही गंभीर है, और ये कभी भी ये एक तरह से सामने आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटली कोई बदलाव नहीं है। ये कॉस्मेटिक चेंज है कि भी आपने जिहादी कपड़े छोड़ के आपने सूट पहनना शुरू किया, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना इनकी बहुत और आतंकवाद के साथ, बल्कि ये तो डिक्लेयर्ड थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UN की तरफ से। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और विषय है जो अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, उसको लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ, इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज #1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपके ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो शुरू हो गई है। पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके बाद जवाब में चीन की ओर से भी टैरिफ कई सामानों पे लगाने की बात कही गई है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? चंद्रशेखर जी, शुरुआत है ये एक तरह से ट्रेड वॉर कहें या ट्रेड स्कर्मिशेस कहें, शुरुआत है, लेकिन इससे फाइनल जो एंड गेम मुझे लगती है वो एक ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस टाइम पे पोस्चरिंग बहुत ज़रूरी है करनी कि ट्रम्प इस तरह से जीत के आए हैं, वो कुछ कैंपेन में उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए हैं और चीन के तरीके के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं। इकोनॉमिक, अगर जियो इकोनॉमिक डायमेंशन से देखें तो अभी ये शुरुआत है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। मुझे तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि इनॉग्रल से पहले जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी ट्रम्प से बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पोजीशनिंग हो रही है इस वक्त दोनों तरफ से। और अगर आप
टैरिफ की बात करते हैं ना चंद्रशेखर जी, तो ये 10% वगैरह इस तरह नहीं, जैसे कनाडा के ऊपर 25%, मेक्सिको के ऊपर भी 25%। तो शुरुआती दौर है, मुझे लगता है कि ये चलेगा काफी समय तक, जब तक एक डील नहीं हो जाती दोनों की। यानी कि अतुल जी आप बोल रहे हैं जिस तरह से यूक्रेन को कहा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि आपकी हम मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो खनिज पदार्थ हैं उस तक हमारी पहुंच आपको करवानी होगी। मैक्सिको और कनाडा के साथ हमने देखा कि उन्होंने एक तरह की डील की है कि ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आप पर टैरिफ लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी हुआ। तो यही हथियार आप ये कह रहे हैं कि चीन के ऊपर भी कहीं ना कहीं आजमाया जा रहा है? वो आजमाया जा रहा है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा इसमें ये स्थिति अलग है, क्योंकि जो इंटरडिपेंडेंस है ना चीन और अमेरिका के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें कि दुनिया का कोई 40% की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चीन में हो रही है। तो आप इस तरह से चीन के पास भी बार्गेनिंग के लिए काफ़ी हथियार हैं अपने। ठीक है, तो ये इसलिए अलग है ये स्थिति, लेकिन जो मेंटेलिटी है ट्रंप की वो वही है कि प्रेशर बना के रखो, और हो सकता है कि दूसरी जो साइड है वो ब्लिंक करेगी और उसके बाद कोई डील होने का एक तरह से माहौल बनता है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जो तथ्य हैं दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों के सामने रखे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में यहाँ पर अब वक्त हो गया है आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने का। ये आप आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से जो चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर एक तरह की शुरू हो गई है, उसको लेकर के हमने आपको खबर दिखाई। इसी तरह सीरिया को लेकर के आपको हम खबर दिखा चुके हैं। बाकी क्या कुछ आज की बड़ी खबरें हैं, आइए देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात से पहले कहा कि मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गाजा में शांति कायम रहेगी। वहीं पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर क्या वह इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक के कब्जे का समर्थन करते हैं, ट्रंप ने कहा कि यह अच्छा नहीं है कि इजरायल के पास जमीन का इतना छोटा टुकड़ा है। उन्होंने अपनी टेबल पर पड़ी पेन की तुलना मध्य पूर्व से की और इसकी नोक की इजरायल से। यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजे गए 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया गया है। दक्षिण कोरिया खुफिया एजेंसी ने दावा करते हुए बताया है कि ऐसा बड़े पैमाने पर उत्तर कोरियाई सैनिकों के घायल होने और हताहत होने के बाद किया गया है। यूक्रेन और अमेरिका की मीडिया के ओर से भी ऐसे दावे किए गए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने मंगलवार से एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। विद्रोहियों ने कहा है कि वे मानवीय कारणों से देश के पूर्व में आगे बढ़ना रोक देंगे। इससे पहले पिछले दिनों पड़ोसी रवांडा के हजारों सैनिकों द्वारा समर्थित समूह ने DRC के मुख्य शहर गोमा पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि यहां संघर्ष के कारण 900 लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। इस सबके बीच कांगो की सेना के समर्थन के लिए युगांडा ने पूर्वी कांगो में 1000 से अधिक अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। चीनी AI कंपनी डीपसीक से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने के बाद अमेरिकी कंपनियां नए गठबंधन की तलाश कर रही हैं। इसी कड़ी में OpenAI प्रमुख सैम ऑल्टमायर ने दक्षिण कोरिया की तकनीकी दिग्गज कंपनी ककाओ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद ककाओ की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवाओं के लिए ChatGPT का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। लैटिन अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने अमेरिका में दोषी अमेरिकी कैदियों को अपने देश में बनी जेलों में रखने का एक प्रस्ताव दिया है। इसके बदले अल सल्वाडोर अमेरिका से शुल्क लेगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने के बाद ये प्रस्ताव दिया। रूबियो ने इस प्रस्ताव की सराहना की है। मध्य स्वीडन के एक स्कूल में 5 लोगों को गोली मार दी गई है। यह गोलीबारी मंगलवार दोपहर स्टॉकहोम से 200 किलोमीटर पश्चिम में ओरोब्रो में हुई। पुलिस का कहना है कि चोटों की गंभीरता भी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने निवासियों से स्कूल से दूर रहने का आग्रह किया है। स्वीडिश न्याय मंत्री स्ट्रोमैन ने बताया कि स्थिति बहुत गंभीर है और सरकार घटना पर नजर बनाए हुए है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR संगीन धाराओं के तहत शाहबाद थाना में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। धारा 192, 196, 197, 248A और 299 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है।
एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने ये शिकायत की है, उस पर ये कार्रवाई की गई है और अदालत के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है। यमुना के पानी में जहर वाले केजरीवाल के बयान पर यह कार्रवाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल चंद्रशेखर, ये एक बड़ा मसला है जिसमें अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से घिरते दिखा रहे हैं। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने साफ साफ आरोप लगाया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाने वाली बात कही है, जिससे न केवल प्रदेश की सरकार को उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है, साथ ही साथ रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। ऐसे में जगमोहन मनचंदा ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में इनके खिलाफ एफआईआर करी है। 55 वर्षीय जगमोहन मनचंदा, उन्होंने विभिन्न धाराओं में ये बात कही और केजरीवाल ने एक अपने बयान में कहा है कि जो भी पानी यमुना का दिल्ली में आता था उसके अंदर जहर जैसे एलिमेंट्स हैं, जहर जैसे पदार्थ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें जा सकती थी। यानी सीधे सीधे हरियाणा सरकार पर उन्होंने ब्लेम लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी से भी वो पानी आता है, लेकिन जो ये पानी को पोल्यूटेड किया गया, यानी पानी में जो जहर मिलाया गया, वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया और सीधे सीधे उन्होंने हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से आरोप लगाया, जिससे न केवल प्रदेश की छवि खराब हो रही है, साथ ही साथ ऐसा ये मैसेज दिया है कि जिससे कि आम पब्लिक जो है दहशत में आ सकती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर्स ने, दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी है, उन्होंने इसको पकड़ने में कामयाब रहे कि ये पानी जो है पोल्यूटेड है, इसमें विभिन्न पदार्थ मिले हुए जिसकी वजह से लोगों की जाने जा सकती है। तो यानी इन आरोपों को लगाते जो केजरीवाल ने आरोप लगाया, उसको लेकर के जगमोहन मनचंदा ने विभिन्न धाराओं में 109, 192, 196 भारतीय बीएनएस जो है उस नए कानून के तहत ये धाराएं दर्ज की। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें पहली बार कर रहे हैं, लगातार वो किसी न किसी पूरे प्रकरण में आप देखिए चुनावी संग्राम में कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़े रहते हैं और वो इस तरह की ओलझोल हरकतें करते हैं, क्योंकि चुनाव सामने है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये बयान जो है मुकेश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद पुलिस अब आगे की क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, पुलिस ने इसके लिए हमको सम्मन भेजेगी तुरंत और उनको तुरंत इसमें पेश करने के लिए भी होगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। आप जिस पानी में जहर पिलाने की बात करते हैं, कुछ दिन पहले ही नायब सिंह सैनी ने यमुना का वो पानी पी करके दिखाया था कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो साफ है, लेकिन दिल्ली में वो जो पानी है, हम दिल्ली में उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं और हम ब्लेम करते हैं हरियाणा में पानी खराब है। तो नायब सैनी ने एक लाइव वीडियो में उस पानी को पी करके दिखाया था। उन्होंने बताया कि ये पानी हम पी रहे हैं और सीधे जाकर के उन्होंने लाइव वीडियो में पी करके दिखाया, जिसके बाद अब इस तरह की बयानबाजी जो है अरविंद केजरीवाल के लिए सतर्क बन सकती है। और इसमें आते ही और जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, इलेक्शन कमीशन ने समय मांगा है तुरंत इसमें मिलने के लिए। उन्होंने बोला है जल्दी से जल्दी उनको मिलने का मौका दिया जाए ताकि अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव मामला है, इसमें जल्दी अगर ये सब चीजें ज्यादा निकली तो इसमें मुझे लगता है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि इनको प्रूव करना पड़ेगा। ये एक कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है। आप पूर्व में 10 साल आपने दिल्ली सरकार को सर्व किया जो मुख्यमंत्री, और इस तरह की जो बयानबाजी है, टिप्पणी है, ये कहीं ना कहीं खेदजनक है और इसके लिए उन्हें एक बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।